ओके जी, SPM में आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सिलेक्शन ऑफ एन एप्रोप्रिएट अप्रोच इन द प्रोजेक्ट। कि प्रोजेक्ट के अंदर आप कौन सी अपनी अप्रोच जो है वो इस्तेमाल करोगे या कौन सी एग्जैक्ट अप्रोच इस्तेमाल करके अपने प्रोजेक्ट जो है वो डिज़ाइन करोगे। इन हाउस डेवलपमेंट मोस्ट ऑफ दीज इश्यूज रिजॉल्व बाय IS प्लानिंग एंड स्टैंडर्ड्स। वो कहता है अगर मैं सॉफ्टवेयर हाउस की बात करूं जहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पे लोग ज़्यादातर अपने सॉफ्टवेयर के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम IS इंफॉर्मेशन सिस्टम की प्लानिंग और स्टैंडर्ड्स को जो है वो चेक करते हैं। सॉफ्टवेयर हाउस इज मोर एप्लीकेबल एज डिफरेंट कस्टमर हैव डिफरेंट नीड। सॉफ्टवेयर हाउसेज में क्या होता है कि डिफरेंट कस्टमर हैं और डिफरेंट उनकी नीड्स हैं, जिसके मुताबिक जो है वो सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया जाता है। Selection of approach governed by uncertainties of the project, properties of application to be built। यानी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि प्रोजेक्ट में अचानक हमें लगानी पड़ जाती हैं और कुछ पहले से जो है वो मौजूद होती हैं, यानी उनकी प्रॉपर्टीज़ का हमें पता होता है। हम उसके मुताबिक जो है अपने प्रोजेक्ट को जो है वो चेक कर रहे होते हैं और डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है जी जनरल अप्रोच। Look at risk and uncertainties. For example, are requirement well understood? Are technologies to be used well understood? ये सबसे पहले तो ये है कि आपकी रिस्क और जो अनसर्टनिटीज पड़ती हैं, यानी अचानक कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, उसमें आप लोग क्या करोगे, कौन कौन सी अपने मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करोगे ताकि आप जो है अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सको। उसमें कौन कौन सी आपके पास रिक्वायरमेंट होंगी, आप उनको कैसे समझोगे और कौन सी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हुए आप अपने प्रोजेक्ट को जो है वो बना सकते हो। लुक एट द टाइप ऑफ एप्लीकेशन बीइंग बिल्ड, फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम, क्रिटिकली डिफरेंस बिटवीन टारगेट एंड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। लुक टाइम में क्या है कि आप जो भी एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हो, बिल्ड कर रहे हो, उसके अंदर आप इंफॉर्मेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हो और साथ के साथ ही एम्बेडेड सिस्टम का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यानी दो सिस्टम्स हैं जिनको आप अपनी डेवलपमेंट के अंदर जो है आसानी इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट है, चाहे वो आपकी वेब डेवलपमेंट है, चाहे वो आपकी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट है, यानी कोई भी सॉफ्टवेयर जो आप डिज़ाइन करने जा रहे हो, चाहे वो कंप्यूटर की ऐप है, सेल फोन की ऐप है, आपको आजकल रेडीमेड बने बनाए कुछ सॉफ्टवेयर टूल जो है वो हमें मिल जाते हैं और उन टूल के बिहाफ पे हम लोग जो है अपना सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप करते हैं। तो क्योंकि वो बने बनाए हैं, पहले एम्बेडेड हैं, तो हम उनका भी आसानी जो है वो इस्तेमाल करके अपने सॉफ्टवेयर के अंदर उनको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी क्लाइंट ऑन रिक्वायरमेंट्स। तीसरी चीज क्या है कि क्लाइंट अपनी मर्जी से हमें इंफॉर्मेशन दे रहा होता है कि मुझे ये सॉफ्टवेयर चाहिए, इस सॉफ्टवेयर में ये लेवल चाहिए, या इस सॉफ्टवेयर में इस तरह से मुझे जो है इसके ऊपर काम करना है। तो उसको भी हम मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर सबसे पहला जो हमारा फेज है वो हमारा जो है वो रिक्वायरमेंट्स का है, यानी कि प्लानिंग का है, इन्वेस्टिगेशन का है। उसके अंदर हम लोग अपने सॉफ्टवेयर को प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि वो सॉफ्टवेयर जो है वो 100% काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या आगे चल के उसकी प्लानिंग में जो है वो हमें उस प्लानिंग को देखते हुए, उस मेथड को देखते हुए अपने सॉफ्टवेयर को कंप्लीट कर सकेंगे या नहीं। अब ये डिपेंड कर रहा होता है कि हमारा जो क्लाइंट है, जो यूज़र है, जिसने वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना है, वो हमें उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर दे रहा है कि नहीं दे रहा। चॉइस ऑफ प्रोसेस मॉडल। अब क्या है कि जब हम अपने पास इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, प्लानिंग इंफॉर्मेशन ले आते हैं, एक सॉफ्टवेयर की बुकिंग आ गई है, चाहे वो सेल फोन की ऐप है, चाहे वो आपका सॉफ्टवेयर बन रहा है, चाहे वो आपका कोई वेबसाइट आप बना रहे हो। अब वेबसाइट में भी आपकी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ई कॉमर्स की वेबसाइट है, आपकी स्टैटिक वेबसाइट है, आपकी डायनामिक वेबसाइट्स हैं। आप कोई भी वेबसाइट डिजाइन करने लगे हो तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट्स को चेक करोगे। जब आपको उसकी रिक्वायरमेंट्स मिल जाएंगी, देन आप उसके ऊपर जो है वो अपना काम जो है वो करोगे। चूज ऑफ द प्रोसेस मॉडल। अब क्या है, आपने रिक्वायरमेंट सारी ले ली, आपको इंटरव्यूज आप लोगों ने कर लिए, आपने प्लानिंग कर ली, अब आपने मॉडल सेलेक्ट करना है। मैंने आपको पहले शुरू में भी बताया था कि सबसे पहला जो हमारे पास मॉडल था
वो SDLC सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल था, जिसकी बिहाफ पे, जो कि सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन का हिस्सा था। और उसके बाद आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 आई, उसके अंदर आप लोगों ने कुछ मॉडल्स पढ़े। फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2 है, उसमें आपने कुछ मॉडल पढ़े। इसी तरह आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसमें कुछ मॉडल्स हैं। इसी तरह से आपका SPM है, इसमें कुछ टेक्निक्स, यानी ये सारी वो चीजें हैं जो कि सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन से ही आई हुई हैं। लेकिन हर सब्जेक्ट्स को देखते हुए, हर टेक्निक को देखते हुए उसने अपने कीवर्ड्स या वर्ड्स की जो हेरा फेरी की है, उसी के बिहाफ पे वो न्यू टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वाटरफॉल आप लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ा, अब वाटरफॉल को आप देख लो या SDLC को देख लो, तो दोनों मॉडल एक जैसे मिलते हैं। आप ये कह सकते हो कि SDLC की एडवांस फॉर्म जो है वो आपका वाटरफॉल है, आल्सो नोन एज वन शॉट वंस थ्रू इंक्रीमेंटल डिलीवरी एवेल्यूशन डेवलपमेंट, आल्सो यूज ऑफ अजाइल मॉडल। फॉर एग्जाम्पल एक्सट्रीमली प्रोग्रामिंग, अगर तो एक्सट्रीमली प्रोग्रामिंग करनी है, डीपली करनी है, तो फिर आप अजाइल मॉडल का इस्तेमाल करें। अगर आप लोगों ने नॉर्मल काम करना है तो आप वाटरफॉल कर लें। अगर आप चाहते हो कि आपके हर स्टेप के ऊपर, हर मॉड्यूल के ऊपर आपकी डिलीवरी होती रहे, तो आप क्या करो, आप इंक्रीमेंटल मॉडल का जो है वो इस्तेमाल कर लो। यानी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए मुख्तलिफ तरह की टेक्निक्स हैं, जिनको देखते हुए आप लोग जो है वो इस्तेमाल करोगे और आप अपने सॉफ्टवेयर को डिजाइन करोगे। यहाँ पे वाटरफॉल की एग्जांपल आपके सामने एक डायग्राम जो है वो नजर आ रही है आपको। यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले फिजिबिलिटी स्टडी है। अब फिजिबिलिटी स्टडी कब होगी? जब आपका जो सॉफ्टवेयर की आपने प्लानिंग कर ली है, आपने उसका इंटरव्यू ले लिया, उसकी रिक्वायरमेंट्स जान ली है एंड यूजर तक, तो उसके बाद हमारा काम है कि हम उसकी फिजिबिलिटी बना के दें, ताकि उस पर हमारा कितना खर्चा आना है और कस्टमर जो क्लाइंट है वो उस कितने उस सॉफ्टवेयर को जो है वो उसके पे कर सकता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने अपने फिजिबिलिटी यानी कि पहले फेज के अंदर जो है करके उसको देनी होती है। फिर यूजर की रिक्वायरमेंट्स, दोबारा जब वो फिजिबिलिटी हमारी एक्सेप्ट हो जाती है, अगेन एक दफा फिर हम यूजर की रिक्वायरमेंट्स को चेक करते हैं, उसके ऊपर एनालिसिस होता है। फिर सिस्टम डिजाइन। अब सिस्टम डिजाइन दो तरह का है, एक हमारा लॉजिकल डिजाइन है जो हम पेपर के ऊपर करते हैं, और दूसरा हमारा फिजिकल डिजाइन है जिसमें हम लोग टूल्स, डेटाबेसेस को सिलेक्ट करके अपने सॉफ्टवेयर को जो है वो डिजाइन करने की कोशिश करते हैं। यानी कि उसकी प्रोग्रामिंग डिजाइन होती है, कोडिंग होती है, टेस्टिंग होती है, और फिर ऑपरेशन होता है। तो ये देखिए एक लाइफ साइकिल है जिसमें आपका एक फेज जो है वो आगे बढ़ रहा है और वही फेज पिछले फेज के साथ लिंक है, ताकि हर लिहाज से आपका जो सॉफ्टवेयर है वो कंप्लीट हो। द क्लासिकल मॉडल इसको कहा जाता है, इम्पोजेस स्ट्रक्चर ऑन द प्रोजेक्ट, every stage need to be checked at signed off but limited scope for the iteration। यानी कि हर लेवल जो है वो बकायदा साइन होता है जब वो कंप्लीट हो चुका होता है या उसके ऊपर जो वर्किंग है वो हो चुकी होती है। तो इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है वी मॉडल। वी प्रोसेस में देखें दोनों लेवल जो है वो हमारे, जैसे कि फिजिबिलिटी है, यूजर की रिक्वायरमेंट है, सिस्टम डिजाइन है, और उसके बाद प्रोग्राम है, कोड। अब कोड की टेस्टिंग है, प्रोग्राम की टेस्टिंग है, सिस्टम की टेस्टिंग है, यूजर की एक्सेप्टेंस है, और देन वो प्रोजेक्ट जो है वो रिव्यू है। अब पूरे वी मॉडल के अंदर आपको ये वही मॉडल देख लें कि जैसे हम लोगों ने अभी वाटरफॉल मॉडल देखा, उसके फेज भी यही है। अब हम वी मॉडल में आ गया तो उसके फेज भी, लेकिन एक चीज ये है कि इसके अंदर साथ के साथ उसकी करेक्शन, साथ के साथ जो है वो यूजर की एक्सेप्टेंस, साथ के साथ सिस्टम की टेस्टिंग, और प्रोग्राम जो कोड हम लोग कर रहे हैं उसकी टेस्टिंग और उसकी डिजाइनिंग जो है वो साथ के साथ हो रही है। अनदर वे ऑफ लुक वाटरफॉल मॉडल, यानी आप वाटरफॉल मॉडल को ही वी मॉडल के अगर फॉर्म में देखना चाहो तो भी आपकी वर्किंग साथ के साथ जो है वो चल रही होती है, और आपका प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीटली तौर पे काम कर रहा होता है। यहाँ तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे चलें। क्लियर है सबको? ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास एवैल्यूएशनरी डिलीवरी, प्रोटोटाइपिंग। यानी कि प्रोटोटाइपिंग अलग से एक मॉडल है, प्रोटोटाइपिंग मॉडल उसको हम बोलते हैं, या आइटरेटिव मॉडल भी कहा जाता है। उसके अंदर भी हम लोग अपने वो ही फेज ही जो SDLC में हमने देखे, वाटरफॉल में देखे, वी मॉडल के अंदर देखे, तो वहां पे भी हम इसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एन आइटरेटिव प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग क्विकली एंड इनएक्सपेंसिवली लाइव एंड वर्किंग मॉडल टू टेस्ट आउट रिक्वायरमेंट एंड assumption। Spurge and M. McLuhan main type, throw away prototypes, evaluationary prototype, what is being prototype, human computer interface और functionality। यानी कि आप
सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कर रहे हो उसके अंदर कोई भी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। मेन चीज़ ये है कि आपने अपने सॉफ्टवेयर को कम्प्लीटली तौर पे अकॉर्डिंग टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स उसको देखते हुए आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। ये आपने नहीं देखना कि आपने कौन सा उसके लिए मॉडल इस्तेमाल किया, आपने वी मॉडल लेके गया, अजाइल लेके गया, कोकोमो मॉडल का आपने इस्तेमाल किया, आइटरेटिव मॉडल का इस्तेमाल किया, इंक्रीमेंटल डिक्रीमेंटल मॉडल का इस्तेमाल किया। इस चीज़ को नहीं, मेन चीज़ है कि जो आपकी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर जो भी मॉडल आपका इस्तेमाल हो सकता है, आपने अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र और जो हमारा क्लाइंट है उसी के मुताबिक जो है वो करके आपने उसको लगाना है। लर्निंग बाय डूइंग, रीजंस ऑफ प्रोटोटाइपिंग। अब रीजन फॉर प्रोटोटाइपिंग क्या है कि लर्निंग बाय डूइंग, कि आप जैसे जैसे प्रोजेक्ट को लर्न कर रहे होते हो उसी के साथ साथ जो है आप उसको सीख भी रहे होते हो और उसके ऊपर आप अपना काम भी कर रहे होते हो। इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, आपकी कम्युनिकेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव हो रही होती है। रिकॉर्डिंग कोडिंग है, सॉफ्टवेयर के लिहाज से है, आप क्लाइंट से कम्युनिकेट कर रहे हो, आप अपने जो एंड यूज़र है उससे कम्युनिकेट कर रहे हो, तो उससे आपको कोई ना कोई नॉलेज में आपका इजाफा हो रहा होता है, आप अपने सॉफ्टवेयर को भी देख रहे होते हो। इसी तरह से इम्प्रूव्ड यूज़र इन्वॉल्वमेंट, यूज़र आके जिस बंदे ने इसको इन्वॉल्व यूज़ करना है वो लाजमी जो है इसको देखेगा, इसके अंदर इन्वॉल्व होगा। अब फॉर एग्जाम्पल डॉट नेट है, डॉट नेट की इम्प्रूवमेंट आ रही है, इसी तरह से जावा का है तो जावा की इम्प्रूवमेंट आ रही है, पाइथन में सॉफ्टवेयर है तो पाइथन की इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो यूज़र के साथ आप इंटरेक्ट करोगे और अपने सॉफ्टवेयर को जो है वो कंप्लीट करोगे। A feedback loop is established, reduce the need for documentation, reduce maintenance costs, change after the application goes live. Prototype can be used for producing accepted result. होता क्या है कि जब हम लोग अपना सॉफ्टवेयर कंप्लीट कर चुके होते हैं तो उसके बाद उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है। आप अक्सर देखते हो कि वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, पब्लिशर है, इन्फोपाथ है, कोरल है, फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, मैक्स है, हत्ता कि कोई भी सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आप मजीद अपना काम कर सकते हो, अपनी डिजाइनिंग कर सकते हो, अपनी डेवलपमेंट कर सकते हो, उन सॉफ्टवेयर्स के अंदर भी उसकी यूजर मैनुअल बुक होती है। आप F1 प्रेस करते हो तो आपके पास उसके करंट जो भी आपको टॉपिक चाहिए होता है उसके मुताबिक आप अपनी जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप ले सकते हो। इसी तरह से जो सॉफ्टवेयर आप बनाओगे आप उसकी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट उसका यूजर मैनुअल जो है वो आप बनाओगे, उसकी डॉक्यूमेंटेशन बनाओगे, उसके अंदर जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है उसके मुताबिक उसकी आप कोडिंग के मुताबिक जो है उसकी बुक बनाओगे ताकि यूजर जो है उसको आसानी से यूज करने में आसानी हो और अगर कल को वो उसको मेंटेन करना चाह रहा है तो आपको उसकी कॉस्ट रिड्यूस हो, वो आसानी जो है उसको लाइव एप्लीकेशन को बैठे बैठे जो है, जिस तरह मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट है उसमें क्या होता है कि वेबसाइट आपकी लाइव है लेकिन वो आप बैठे बैठे पीछे उसको सी पैनल की मदद से आप साथ के साथ उसको अपडेट भी कर रहे हो, उसकी मेंटेनेंस भी कर रहे हो, साइट आपकी चल रही है और साथ के साथ वो मेंटेन भी हो रही है। सेम इसी तरह से हमारा ERP है या आपका सैप का सॉफ्टवेयर है, वो भी ये है कि वो लाइव चल भी रहे होते हैं और साथ के साथ उनकी मेंटेनेंस भी जारी हो रही होती है। तो इस तरह से हम लोग सॉफ्टवेयर को जो है वो वर्क कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है जी हमारा इंक्रीमेंटल मॉडल या उसकी डिलीवरी। क्या होता है? डिजाइन, बिल्ट, इंस्टॉल एंड एवेल्युएट फर्स्ट इंक्रीमेंटल डिलीवरी। ये है कि आपने उसको डिजाइन किया, उसको बिल्ड कर लिया, इंस्टॉलेशन हो गया, वैल्यूएशन हो गया, अब ये इंक्रीमेंट का क्या है कि सॉफ्टवेयर रेडी है। दूसरे लेवल पे क्या है जी, फिर उसका नेक्स्ट मॉड्यूल बना, वो डिजाइन हुआ, बिल्ड हुआ, इंस्टॉल हुआ और देन उसकी एवेल्यूएशन हुई और वैल्यूएशन के बाद जो है वो कंपनी के पास चला गया। देन इसी तरह से जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो कवर होती जा रही है और स्टेप बाय स्टेप जो है वो लेवल पे जाके कंप्लीट हो रही हैं और अपना साथ के साथ जो है वो उस कंपनी के अंदर इंस्टॉल भी हो रही है और साथ के साथ उस कंपनी के अंदर उसका वर्क जो है वो भी साथ के साथ जारी है। इंक्रीमेंटल प्रोसेस और डिलीवरी में इंटरनेशनल लेवल पे इंटेंशनल इंक्रीमेंटल डिलीवरी के अंदर क्या है कि दो इसके मेन फेज हैं। एक हमारा फीडबैक का फेज है जिसके अंदर वो यूजर जो है वो आसानी अपना फीडबैक दे रहा होता है। दूसरा, हर लेवल के ऊपर उसको पता होता है कि मैं जो इस सॉफ्टवेयर के अंदर काम कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताई ERP की। ERP में क्या होता है कि जो भी कंपनी ERP को लेती है शुरू में बाज़ का कुछ मॉड्यूल होते हैं जो कि उस कंपनी के लिहाज से बाद में डिज़ाइन किए जाते हैं और उनको वो दिए जाते हैं। तो वो इंक्रीमेंटल मॉडल के तहत ही उन प्रोसेसर को उन प्रोसेसेस को जो है वो तैयार किया जाता है और साथ के साथ उस सॉफ्टवेयर का हिस्सा बना दिया जाता है।
या आप ये भी कह सकते हो कि वर्जन के तौर पे उसको डेवलप कर दिया गया है, हर वर्जन जो उसका डिफरेंट है और उसके मुताबिक जो है वो उसमें काम कर रहा है। कंपनी पे डिपेंड है, कुछ कंपनियां क्या करती हैं वर्जन उसके बना देती हैं, कुछ उसके सर्विस पैक बना देते हैं, और कुछ कंपनी डायरेक्टली इंक्रीमेंटल मॉडल को इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर जो है वो काम करते हैं। तो डायग्राम से भी आपको यही लग रहा है कि आइडेंटिफाई सिस्टम जो है क्रिएट ओपन टेक्नोलॉजी प्लान, प्लान का इंक्रीमेंट है, ये वो है जो हमने इंक्रीमेंटल डिलीवरी करनी है प्लान की। नीचे आप देख रहे हो डिजाइन का इंक्रीमेंट है, बिल्ड द इंक्रीमेंट, इम्प्लीमेंट द इंक्रीमेंट और एवेल्युएट द रिजल्ट, यानी कंप्लीटली तौर पे आप अपने सॉफ्टवेयर को हर तरह से जो है वो कंप्लीट करते हो और उस कंपनी को जो है वो इंस्टॉल करने या उस कंपनी को जो है वो भेज देते हो। इंक्रीमेंटल अप्रोच बेनिफिट्स, अब इंक्रीमेंटल मॉडल की जो अप्रोचेज है उसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्या खसूसियात हैं कि हम कोई सा भी प्रोसेस मॉडल जो है वो आसानी इस्तेमाल करते हैं और उसको जो है वो यूज करते हैं। फीडबैक from early stage used in developing later stage, shorter development threshold, user gets some benefits earlier, user जो है उसको बड़े आसानी के साथ बेनिफिट्स का इस्तेमाल करते हुए जो है वो यूज करता है ताकि वो इसमें आसानी के साथ जो है वो काम कर सके। प्रोजेक्ट में भी पुट असाइड टेम्परेली, प्रोजेक्ट जो है वो टेम्परेरी तौर पे जो है वो वर्क किया जाता है उस पर। रिड्यूस गोल प्लानिंग, बट देयर आर सम पॉसिबल डिसएडवांटेज, कुछ इसके डिसएडवांटेज। आपको पता है कि हर चीज़ की अगर कुछ खूबियां हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी कुछ ना कुछ खामियां भी होंगी। लॉस ऑफ इकोनॉमी ऑफ स्केल, सॉफ्टवेयर बैकेज, अब क्या है जी ब्रेकेज है सॉफ्टवेयर की, क्योंकि वो टूट टूट के जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, या आप कह रहे हैं कि पीसीस के अंदर सॉफ्टवेयर जो है वो हमें मिल रहा है, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज आप कह सकते हैं। कॉस्ट इसकी जो है वो ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, हो सकता है कोई मॉड्यूल जो है वो कॉस्ट ज़्यादा पे चला जाए, कुछ मॉड्यूल जो है वो कॉस्ट कम पे चले जाए, तो डिपेंड कर होता है कि आप किस लिहाज से उस सॉफ्टवेयर को जो है वो उसके ऊपर काम कर रहे हो या उस सॉफ्टवेयर को जो है वो डिलीवर कर रहे हो। द आउटलाइन इंक्रीमेंटल प्लान steps additionally 1% to 5% for the total project. Non-computer steps should be included. Ideal if a step take 1 month or less, not more than 3 months. Each step should deliver some benefits to the user. Some step will be physically dependent on the other. अब यहाँ पे आप देखिए तो क्या आपको मिल रहा है कि 1% से लेके 5% तक आप अपने टोटल प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है या आइडियली जो उसकी क्रिएशन है वो आप कर सकते हो। फिर उसमें नॉन कंप्यूटर स्टेप्स आ जाते हैं, मिसाल के तौर पे जी क्या है कि प्रिंटर लगा, आपका प्रिंटर के ऊपर वो वर्किंग कर रहा है, इसी तरह से बायोमेट्रिक्स आपकी डिवाइसेस आ जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जो है वो आप उसको वर्किंग उसकी करते हो, स्टेप बाय स्टेप जो है उन प्रोजेक्ट्स को जो है वो लेके चलते हो ताकि वो प्रोजेक्ट जो है वो आपका कंप्लीट हो और उसके अंदर फिजिकली लॉजिकली हर लिहाज से उसकी डेवलपमेंट जो है वो हो सके। विच स्टेप फर्स्ट, कौन सा स्टेप ऐसे है जो सबसे पहले जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे। सम स्टेप्स विल बी प्री रिक्वायर्स बिकॉज ऑफ फिजिकल डिपेंडेंसीज, अदर मे बी इन एनी ऑर्डर। Value of cost ratio may be used. VC where V is the score 1 to 10 representing value of the customer. C is the score 0 to 10 representing value of the developer. Profit, value, cost and ratio. Profit report क्या है जी, आपके पास 9 वैल्यू है, 1 कॉस्ट है, तो 9 की रेशो के हिसाब से पड़ेगा। सेकंड में ऑनलाइन डेटाबेस है तो उसकी वैल्यू 1 होगी, कॉस्ट उसकी 9 होगी, क्योंकि ऑटोमेटिकली पता है कि आपको उसके लिए ऑनलाइन स्पेस जो है वो लेनी पड़ेगी, और उसी स्पेस के तहत जो है जैसे कि माइस्क्यूएल है, एसक्यूएलाइट है, ईआरपी है, सैप है, कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो आप इस्तेमाल जो डेटाबेस है ऑनलाइन इस्तेमाल कर सकते। एडहॉक इंक्वायरी है, परचेजिंग प्लान है, प्रॉफिट बेस्ड पे फॉर मैनेजर, तो ये मुख्तलिफ तरह की कॉस्ट है जो कि हम अपने सॉफ्टवेयर के अंदर जो है, चाहे वो वाटरफॉल है, चाहे वो इंक्रीमेंटल है, या कोई भी इस तरह का सॉफ्टवेयर उसके अंदर जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास अजाइल मेथड्स। स्ट्रक्चर्ड डेवलपमेंट मेथड हैव सम रिसीव एडवांटेजेस। Produce large amount of documentation which can be largely unread. Documentation has to be kept up to date. Division into the specialist
group and need to follow produce stifles communication. User can be excluded from decision process. Long lead time to deliver anything. The answer agile methods. यानी कि ये आपके पास प्रॉब्लम्स हैं और इन प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए जो हमारे पास टूल है वो हमारा अजाइल मॉडल है। यानी हम अजाइल मॉडल की बेस के ऊपर जो है अपने उस प्रोजेक्ट को जो है वो चेक कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है और उस प्रोजेक्ट के अंदर जो है हम लोग यानी कौन सी ऑप्शन, जैसे कि आप देखें डॉक्यूमेंटेशन हैज टू बी केप्ट अप टू डेट, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन अप टू डेट होती है अजाइल मॉडल के। दूसरा, यूजर कैन बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम डिसीजन प्रोसेस। यूजर जो है वो बाआसानी जो है अपना डिसीजन प्रोसेस कर सकता है, बाआसानी जो है उसमें काम कर सकता है। अब इस तरह के मॉडल्स की अगर हम बात करें तो आप उसके लिए अजाइल मॉडल्स का जो है वो इस्तेमाल करेंगे और अपने सॉफ्टवेयर के अंदर अजाइल मॉडल को जो है वो यूज करेंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास डायनामिक सिस्टम डेवलपमेंट मेथड। मैंने आपको पहले बताया कि आजकल जितना भी वर्क हो रहा है वो ज्यादातर डायनामिक चल रहा है, यानी कि आप साथ के साथ डेवलपमेंट भी कर रहे हो, साथ के साथ उसमें आप अपडेशन भी कर रहे हो और वो जो आपका प्रोजेक्ट है वो साथ साथ लाइव भी है। तो तीनों चारों चीजें जो है वो इकट्ठी जब एक साथ चल रही हैं तो उसमें आपका प्रोजेक्ट जो है वो वर्क कर रहा होता है। इसमें सबसे पहली बेस करता है यूके बेस्ड कंस्ट्रूमेंट। Abolish DSDM can be seen as the replacement for SSADM. SDM is more a project management approach than a development approach. Can still use DFDs, LDS and etc. यानी इसके अंदर आप अपने लिहाज से हर तरह से डॉक्यूमेंटेशन के लिहाज से और इसकी डेवलपमेंट के लिहाज से जो है वो आप अपनी वर्किंग कर रहे हो और उसी के मुताबिक जो है वो अपने प्रोजेक्ट को जो है वो कंप्लीट कर रहे हो। 9 कोर DSDM प्रिंसिपल, यहाँ पे आपके पास 9 डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि मेन प्रिंसिपल हैं आपकी डेवलपमेंट के लिहाज से, DSDM के लिहाज से। नंबर 1, एक्टिव यूजर इन्वॉल्वमेंट, यानी जो भी आपका सॉफ्टवेयर बन रहा है उसके अंदर जितने भी यूजर्स होंगे वो सारे एक्टिव होंगे। यानी कि मिसाल तौर पे किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप काम कर रहे हो, आपने कोई ऐसा मॉड्यूल बना लिया जिसका यूजर मौजूद नहीं है, लेकिन वो मॉड्यूल जो है वो काम तो आपने उसके करवा लिया लेकिन उसका यूजर नहीं है, तो वो इसलिए कहता है कि इसके अंदर तमाम के तमाम जो यूजर्स हैं, एम्प्लॉय हैं, वो सारे इन्वॉल्व हो ताकि सॉफ्टवेयर जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो काम कर सके। टीम एम्पावर टू मेक डिसीजन, टीम ऐसी हो जिसके पास पावर्स हो और वो आसानी के साथ जो है वो सॉफ्टवेयर की एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन और उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो वर्किंग चल रही है उसी के मुताबिक जो है वो बआसानी डिसीजन ले सके। फ्रीक्वेंट डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट, जैसे जैसे सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट कंप्लीट होती जा रही है वो साथ के साथ ही आप लोगों को जो है वो डिलीवर होता जाए और साथ के साथ ही उसकी एक्सेप्टेंस जो है वो आती रहे। फिटनेस फॉर द बिजनेस पर्पस, और वो सॉफ्टवेयर जो है वो प्रॉपर तरीके से फिट हो, जो कि बिजनेस जिस बिजनेस के लिए भी वो बनाया गया है वो उस बिजनेस में प्रॉपर तरीके से जाके फिट बैठे। आइटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल डिलीवरी, चेंजेस आर रिवर्सेबल, यानी जो भी आप चेंजेस करते हो वो प्रॉपर तरीके से रिवर्सेबल हो, यानी कि उसके अंदर डाटे को प्रॉपर तरीके से सेव किया जाए, उसमें जो चेंजेस जो भी आपके उस सॉफ्टवेयर में आ रही है वो साथ के साथ जो है वो अपडेट भी होती रहे। रिक्वायरमेंट बेस लाइन एट अ हाई लेवल, जो नई रिक्वायरमेंट आती है उसको हाई लेवल के लिहाज से जो है उसके ऊपर वर्क किया जाए और यूज़र जो है वो बआसानी उसके ऊपर काम कर सके और यूज़र को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम जो है वो ना आ सके। और जितनी भी रिक्वायरमेंट है सॉफ्टवेयर की वो प्रॉपर तरीके से जो है वो चेक एंड बैलेंस्ड एंड चेक जो है वो की जाए। टेस्टिंग, इंटीग्रेशन, डेवलपमेंट विद डेवलपमेंट, जो टेस्टिंग है प्रोजेक्ट की वो भी प्रॉपर हो, उसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो और उसको जो है उसका जो लेवल है डेवलपमेंट का वो सही तरीके से जो है वो चेक्ड हो। कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव अप्रोच, यानी कि सॉफ्टवेयर जो है वो प्रॉपर तरीके से आपका जिस भी कंपनी के अंदर भी एग्जीक्यूट हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से कोऑपरेटिव होना चाहिए, यानी उसकी जो अप्रोच है, यानी वो लोग जिस तरह का पहले मेथड इस्तेमाल कर रहे थे वो उसी मेथड को इस्तेमाल करते हुए जो है वो अपने उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें
और उसमें किसी किस्म के उनको प्रॉब्लम जो है वो ना आए। जी, यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट है जी हमारे पास DSDM फ्रेमवर्क। ये एक डायग्राम बनी हुई है जिसके अंदर आप देख रहे हो कि काफी सारे प्रोसेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं और उन प्रोसेसेस के अंदर जो है तमाम की तमाम जो रिक्वायरमेंट है वो आपके सामने जो आप देख रहे हो। और वो यूजर जो है उसमें क्या है जी, एग्री स्केड्यूलमेंट है। अगर हम पहले की बात फिजिबिलिटी और बिजनेस के बाद, यानी पहला काम ये है कि जब भी हम प्रोजेक्ट की प्लानिंग करेंगे उस प्रोजेक्ट की प्लानिंग के बाद उसकी फिजिबिलिटी होगी ताकि जो क्लाइंट है हमारा वो उसको पता हो कि उसका जो सॉफ्टवेयर है वो कितने में डिज़ाइन हो रहा है और उसकी क्या प्राइस है और कितने में उसने कैसे कैसे बजट जो है वो देना है या उसकी लिमिट क्या है प्राइस की। सेम जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा, साइन हो जाएगा, तो उसके बाद जो है उसका एग्री स्केड्यूलमेंट जब आ जाएगी, फिर उसकी प्रोफेशनल प्रोटोटाइप बनेगा, रिव्यू होगा, आइडेंटिफाई होगा। देन क्या होगा, वो जो आइडेंटिफाइड डिसीजंस है उनको चेक किया गया, उसके अंदर स्केड्यूल के मुताबिक उस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करना शुरू कर दिया जाएगा। डिज़ाइन का रिव्यू होगा, इसी तरह से उसकी इम्प्लीमेंटेशन आ जाएगी, रिव्यू बिजनेस आ जाएगा, उसकी अप्रूवल आ जाएगी, यूज़र की ट्रेनिंग आ जाएगी, उसकी गाइडलाइन। यानी कि DSDM प्रोसेस मॉडल में भी अगर मैं ये बात करूं कि इसमें भी हमारा तमाम का तमाम जो SDLC है वो इन्वॉल्व है और वो तमाम के तमाम जो SDL के फेजेस हैं या वाटरफॉल के फेजेस हैं या V मॉडल के फेजेस हैं, उन तमाम फेजेस को देखते हुए DSDM का जो फ्रेमवर्क है वो बनाया गया है। तो भी ठीक है, क्यों, मैंने आपको पहले बताया था कि सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में सबसे पहला फेज जो है, सबसे पहला जो हमारा मॉडल है या वो हमारा SDLC ही है। SDLC के बाद क्योंकि उसमें जो एक लाइफ साइकिल, वो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बना दिया गया है, उसके बाद जितने भी मॉडल आए, यानी बहुत सारे स्कॉलर्स आए, बहुत सारे डॉक्टर्स आए, हर डॉक्टर्स ने, हर स्कॉलर्स ने, हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने, एनालिस्ट ने, प्रोजेक्ट मैनेजर ने अपने लिहाज से रिसर्च की, उसमें उसको जो जो मेथड उसको अच्छे लगे उसने उसी मेथड को इस्तेमाल करते हुए एक नया मॉडल जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया। जो कि जिस तरह आप लोग सिस्टम मैनेजमेंट डिज़ाइन पढ़ते हो, फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2 है, फिर आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, देन आपका सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, फिर सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट है। तो ये सारे सब्जेक्ट मेन किसके ऊपर मबनी बेस कर रहे हैं, आपकी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के ऊपर बेस कर रहे हैं कि आपका सॉफ्टवेयर जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो डेवलप हो सके। टाइम बॉक्सिंग है इसका, टाइम बॉक्सिंग फिर डेडलाइन बाय विच समथिंग, सबसे पहले जो कि टाइम बॉक्स करते हैं, एक डेडलाइन जो है वो दे दी गई है। फॉर एग्जांपल हम आपका सॉफ्टवेयर 3 मंथ में तैयार करेंगे, 4 मंथ में तैयार, तो एक टाइम लाइन जो है वो डिसाइड कर दी गई। अब उसी टाइम लाइन के ऊपर हमने आपको जो सॉफ्टवेयर जो है वो डिलीवर किया जाएगा, टिपिकली 2 to 6 वीक, ज्यादातर जो है इसको 2 हफ्तों से लेकर 6 हफ्तों तक, या आप इसको ये कह सकते हो 1 मंथ से 2 मंथ या 3 मंथ तक सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट जो है वो की जाती है। MOSCW प्रायोरिटीज इसमें रखा जाता है, must have essential, should have very important, but system could operate without, उसके अलावा could have, want, but probably won't get। ये MOSCOW आपकी यही है, must have, should have, could have, ठीक है। could have के अंदर wants है, must have के अंदर आपके पास कोऑपरेटिव सिस्टम की जो है could operate without है, और must have में essential है। तो इसी की ये ब्रेकअप जो है वो आपको नीचे नजर आ रहा है, इसी के मुताबिक जो है वो आप अपने सॉफ्टवेयर को जो है वो कंप्लीट करोगे। जी, यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। जी, क्लियर हो गया। मैं स्क्रीन को स्टॉप करने लगा हूं क्योंकि सेशन हमारा जो है वो क्लोज होने लगा है, और जैसे ही हम लोग इसको डिस्कनेक्ट होंगे जूम सेशन से, दोबारा आप इसको जल्दी कंटिन्यू करेगा, उसके बाद हम अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे ताकि नेक्स्ट लेक्चर का जो हिस्सा है वो कंप्लीट हो सके। जी, किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। सेशन को जल्दी ज्वाइन कीजिएगा ताकि हम लोग लेक्चर का बकिया हिस्सा जो है वो कंप्लीट कर सकें।
ओके जी, स्टार्ट करते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन कर लिया है रीसेशन में। मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूं। होप टू से कि तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो स्क्रीन नजर आ रही होगी। यस सर, आ रही है। ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सॉफ्टवेयर एफर्ट एस्टिमेशन। यानी कि अब हम लोगों ने क्या करना है कि अपने सॉफ्टवेयर की जो कॉस्ट है उसको कैलकुलेट करना है। अब उसमें होता क्या है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहले जब सॉफ्टवेयर की प्लानिंग की जाती है या हमें कोई ऑर्डर मिलता है, किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस की बात कर रहा हूँ, किसी भी कंपनी की बात कर रहा हूँ, उसको किसी को फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट का प्रोजेक्ट मिल गया या किसी को मोबाइल ऐप की जो है एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट मिल गया या किसी कंपनी को जो है वो सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री सिस्टम हो गया या हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट हो गया, कॉलेज सिस्टम हो, यानी कोई भी एक प्रोडक्ट जो सॉफ्टवेयर ने कंप्लीट करनी है उसका जब उसको प्रोजेक्ट असाइन हो जाता है तो वो टीम क्या करती है, सबसे पहले उसका एनालिसिस करती है, विजिट्स करती है, वहाँ पे जाके रिव्यू करती है, क्वेश्चनेयर करती है एंड यूज़र से जिन्होंने सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना है या जिन्होंने उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है, या वो लोग जो उस सॉफ्टवेयर को बनवाना चाह रहे हैं, या वो लोग जो कि उस जैसे कि आईटी मैनेजर उन्होंने इंस्टॉलेशन करनी है। तो सबसे क्वेश्चनेयर होता है। क्वेश्चनेयर होने के बाद जब वो टीम वापस आ जाती है फिर उसकी एवेल्यूएशन होती है। अब एवेल्यूएशन के लिए मुख्तलिफ तरह के तरीक़ेकार हैं, प्लस कुछ मॉडल भी हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हुए अपने सॉफ्टवेयर की जो कॉस्ट है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो स्टार्ट करता हूं जी। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एफर्ट एस्टिमेशन is an essential activity before any software project as initiation. I will illustrate how to easily estimate the software effort using known estimation technique which are function point analysis FPA and constructive cost model COCOMO model। यानी कि आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर जो है किस ये टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए अपने उस सॉफ्टवेयर की जो कॉस्ट है उसको कलेक्ट करोगे। आपकी मर्जी आप FPA इस्तेमाल कर लो, आपकी मर्जी आप COCOMO मॉडल का जो है वो इस्तेमाल कर लो और उससे अपने सॉफ्टवेयर की जो कॉस्ट है आप उसको निकाल सकते हो। विच इज एस्टिमेशन एंड वाई इट इज इम्पॉर्टेंट, क्यों ये ज़रूरी है और इसकी एस्टिमेशन क्यों निकाली जाती है या क्या है एस्टिमेशन। द एस्टिमेशन इज अ प्रोसेस टू फाइंड द मोस्ट एक्यूरेट असाइजिंग फिगर फॉर द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एफर्ट। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे कि आपने कोई भी एक अगर नॉर्मली अगर हम डेली रूटीन की बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि मार्केट में जब जाते हैं कि कोई भी हमने प्रोडक्ट परचेज करनी है तो हम उसकी एक कॉस्ट पहले ही माइंड में बना के हमने रखी होती है कि इस के मुताबिक अगर तो हमें वो प्रोडक्ट मिल जाती है तो हम लोग उसको खरीद लेंगे, अगर वो प्रोडक्ट नहीं मिलती तो हम उसके ऊपर नेगोशिएशन जो है वो करेंगे ताकि वो प्रोडक्ट हमें मिल सके। सेम इसी तरह से जब सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट की जाती है तो उससे पहले जो उसकी कॉस्ट होती है वो इस लिहाज से की जाती है कि अगर कोई कंपनी या क्लाइंट हमारे साथ नेगोशिएट भी करता है तो हमारी कॉस्ट जो एक्चुअल सॉफ्टवेयर का हिस्सा है वो प्रॉपर हो, उसमें किसी किस्म की जो है वो प्रॉब्लम ना आ सके। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मैनी मंथ यू विल नीड टू डेवलप द सॉफ्टवेयर, हाउ मैनी रिसोर्सेज यू विल नीड टू फिनिश द प्रोजेक्ट इन द रिक्वायर्ड टाइम एंड दिस ट्रांसलेटेड टू मनी एट द एंड। द एस्टिमेशन इज important because it gives the project team some confidence about the required effort and time to plan ahead for the project. Moreover, not all software project is time and material contrast. Some of them are fixed cost project and this estimation will be used as a foundation to negotiate the project cost. अब होता क्या है, सबसे पहले आप देखें कि आपके पास क्या रहा, हाउ मैनी मंथ यू विल नीड टू डेवलप द सॉफ्टवेयर, यानी कि एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में कितने माह लगेंगे। अब होगा क्या कि ये डिपेंड करता है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रोजेक्ट मैनेजर है, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उन लोगों के पास एक वक्त में एक प्रोजेक्ट नहीं होता, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं। उन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के ऊपर वो लोग काम कर रहे होते हैं और उनकी शेयरिंग या सैलरी जो है वो उनको दी जा रही होती है ताकि वो उस जो गिवन प्रोजेक्ट है उसके मुताबिक जो है वो अपनी
जो वर्किंग कर सकें। अब इसमें डिपेंड कर होता है कि कितने माह, 2 माह लग सकते हैं, 3 माह लग सकते हैं, उसी हिसाब से उसकी जो कॉस्ट है वो निकाली जाती है। फिर प्रोजेक्ट डिवाइड हो चुके होते हैं कि कितने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पर्सन डील कर रहा है और कितना टाइम जो है वो इस प्रोजेक्ट को देगा। इसी तरह से हाउ मैनी रिसोर्सेज, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जो इसमें इस्तेमाल होंगे। अब इसमें आपका सपोर्टिंग स्टाफ भी इस्तेमाल हो सकता है, इसमें आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंस आ सकते हैं, इसमें आपका यानी पेट्रोल ट्रैवलिंग के अंदर ही आपके आ गया, और इसके अलावा आपके जो है बात करते लंच वगैरह हो गया, डिनर हो गया, टी हो गया, यानी इस तरह की वर्किंग जो है जो चीज़ें हैं वो भी ऐड हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अपनी जो सॉफ्टवेयर, उस एक सॉफ्टवेयर को बनाने में जो हमें रिसोर्सेज, जितने भी पीपल हो सकता है, सॉफ्टवेयर हो सकता है, हार्डवेयर हो सकता है, वो यूज़ करना पड़ता है, वो सारे का सारा हम अपनी एस्टिमेशन कॉस्ट के अंदर जो है वो इंक्लूड करते हैं। और बाद में उसकी नेगोशिएशन भी हो सकती है, होता है कि क्लाइंट कहता है जी ये बहुत ज़्यादा, आप इसको कम करें, तो हम जो मेन कॉस्ट है उसको कम नहीं करते, जो नेगोशिएशनेबल कॉस्ट है उसको हम लोग थोड़ा सा जो है वो डाउन कर सकते हैं। द एस्टिमेशन प्रोसेस, एज मेंशन, द एस्टिमेशन is a process and this process contain the following step to reach the estimate. This process is cycling until you reach the final estimate for the project. यानी कि ये कुछ प्रोसेस हैं, जैसे कि एफर्ट है, हार्डवेयर कॉस्ट है, ट्रैवल एक्सपेंस है, ट्रेनिंग कॉस्ट है, कम्युनिकेशन कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट फैक्टर। अब ये कॉस्ट एस्टिमेशन प्रोसेस का हिस्सा है और बाद में ये जो है ये आपका एक प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो बनती है। अब मैंने आपको पहले ये चीज़ें बताई हैं कि ये सारी रिसोर्सेज हैं जिनको हम कैलकुलेट करते हैं और अपने प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो निकालते हैं। नंबर 1 है जी स्कोप। You need first to scope the project even if you do not have the full detailed requirement, but you can assume some of them and add margins later. While in most cases you will have to define scope to start with, you can read how to understand what is the scope and how it is different from the requirement specification. You can always list your assumption to justify the outcome of the estimation process and its result. यानी स्कोप के अंदर आपने हर उस चीज को डिफाइन करना है जो कि उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड है, जिसकी आपको डिटेल रिक्वायरमेंट्स चाहिए, जो कि आप अपने बाद में मार्जिन को भी देखते हुए आप अपनी वर्किंग जो है वो उसके ऊपर जारी रखोगे। डिकम्पोजिशन, इन दिस स्टेप you will need to break your software into smaller component। यानी कि डीकम्पोजिशन में क्या है कि एक बड़े सॉफ्टवेयर को आप टुकड़ों की फॉर्म में, वर्जन्स की फॉर्म में, सर्विस पैक की फॉर्म में जो है आप डिजाइन कर रहे हो, तो वो जो स्मॉल कंपोनेंट्स हैं उसके फंक्शन यू कैन कैटेगराइज them to the different set of element. This is similar to work breakdown structure but only for the software component, not all the working activity for the software. You may also collect different data from the project team and customer to ensure that you have list all functionalities. होता क्या है कि बाज़ का हमें जो डेटा मिल रहा होता है कस्टमर्स की तरफ से, क्लाइंट की तरफ से, वो भी ब्रेक डाउन की फॉर्म में होता है। वो कहते हैं जी ये मॉड्यूल आप पहले कंप्लीट कर लें, ये मॉड्यूल हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखेंगे, अगर तो ये मॉड्यूल 100% यहाँ पे काम कर रहा है तो हम नेक्स्ट मॉड्यूल के लिए आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, नेक्स्ट मॉड्यूल आप डिजाइन करोगे, फिर वो इंस्टॉल हो जाएगा, देन उसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो वो तरतीब से ही हमें ब्रेक डाउन की फॉर्म में इन्फॉर्मेशन भी दे रहे होते हैं, हम अपनी डेवलपमेंट जो है वो भी ब्रेक डाउन में कर रहे होते हैं। तो ये जो डेवलपमेंट है ये आपकी डीकम्पोजिशन डेवलपमेंट जो है वो कहलाती है। साइजिंग डिपेंड कर होता है कि आपका सॉफ्टवेयर का एक्चुअल साइज जो है वो क्या 2 GB में बन गया, 500 MB में बन गया, तो वो जो एक्चुअल साइज डेटा के साथ टेस्ट हुआ है, डेटाबेस के साथ टेस्ट हुआ है, वो साइज फिर हम लोगों ने अपने उस सॉफ्टवेयर को देखना होता है। इन दिस स्टेप द एक्चुअल एस्टिमेशन विल बी डन फॉर द ईच कंपोनेंट अलोन and I will illustrate more about how you will do that using the technique mentioned above. And for more validation you can use different estimation technique to analyze the different estimation outcome and you may take an average of these estimation as well. तो साइज के लिहाज से भी आप सॉफ्टवेयर की जो एस्टिमेशन कॉस्ट है उसको कैलकुलेट कर सकते हो ताकि आसानी जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो आप उसके ऊपर वर्क कर सको। जी यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। क्लियर हो गया सबको? ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपर्ट एंड प्रीव्यू। आफ्टर इनिशियल एस्टिमेशन यू विल नीड एट सम पॉइंट टू आस्क फॉर एक्सपर्ट ओपिनियन फॉर सम न्यू फंक्शनैलिटीज। You may
not aware of, for considering a review from your peer that you have done and correct estimation. Moreover, you may need to do some analog based technique for a similar component or function developed there before, or maybe a similar project to ensure that you are वन द करेक्ट पाथ। वो कहता है कि एक्सपर्ट और प्रीव्यू में क्या होता है कि जब हम सॉफ्टवेयर कंप्लीट कर गए, अब उस सॉफ्टवेयर की कंप्लीशन के बाद उसका एक्सपर्ट लेवल यानी कि वो सॉफ्टवेयर एक्चुअल डेटे के साथ जब टेस्ट हो रहा है तो उसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, उसको देखते हुए अब हम अपने सॉफ्टवेयर के तमाम कंपोनेंट्स को वन बाय वन जो है वो चेक करते हैं और उसको चेक जो है फाइनलाइज कर रहे होते हैं। एस्टिमेशन फाइनलाइजेशन, उसके बाद एस्टिमेशन की यानी फाइनलाइज किया जाता है। This can be considered the final step as you aggregate all the estimation from all component and functions and have a baseline estimation. Baseline को देखते हुए आप अपनी कॉस्ट को जो है वो फाइनलाइज करते हो और वही कॉस्ट जो है वो आपके प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो वर्क कर रही होती है। You can change another resources the process until reach the correct estimation with will be approved by the project team and management as well. उसके बाद क्या है कि आपकी वो जो प्रोजेक्ट है जब कॉस्ट का फाइनल एस्टिमेशन फाइनलाइज की जाती है तो उनके अंदर हम हर लिहाज से प्रोजेक्ट को जो है वो फाइनलाइज करते हैं। मैनेजमेंट की कॉस्ट को चेक किया जाता है, आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट को चेक किया जाता है, प्रोजेक्ट की टीम को चेक किया जाता है और उसके बाद उसके साथ जो रिसोर्सेज हैं उन तमाम को चेक किया जाता है। इसके अलावा जितनी भी आपकी वर्किंग है उसको देखते हुए आप अपनी कॉस्ट को जो है वो फाइनलाइज करते हैं। जी यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हमारे पास है जी कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल यानी कि कोकोमो मॉडल। अब ये मॉडल आप लोग ऑलरेडी जो है वो मैंने आपको पहले बताया कि आप लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर भी जो है वो स्टडी किया होगा। काफी सारे मॉडल हैं जो कि आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2 के अंदर या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर स्टडी कर चुके होते हो। वही चीज़ें आपको एसपीएम में भी मिलती हैं, वही चीज़ें आपको फिर सीएसडी जो है यानी आपका सॉफ्टवेयर एससीडी सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट के अंदर भी आपको यही चीज़ें जो है मिलेंगी। द कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल कोकोमो मॉडल इज अ प्रोसीजरल सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल डेवलप बाय द बेरी डब्ल्यू बेहम। प्रोग्राम साइज इज एक्सप्रेस इन एस्टिमेशन थाउजेंड्स ऑफ सोर्स लाइन ऑफ कोड KLOC यानी कि आपके प्रोग्राम के अंदर अगर 1000 आपकी लाइन ऑफ कोड होगा तो वो KLOC कहलाता है। कोकोमो अप्लाई दीज 3 क्लासेस ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। कोकोमो जो है वो असल में 3 डिफरेंट क्लासेस सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो अप्लाई करता है। सबसे पहले है जी ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट्स, स्मॉल टीम विद गुड एक्सपीरियंस वर्किंग विद लेस एंड रिज रिक्वायरमेंट। ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कि छोटी टीम काम करती है, अच्छा एक्सपीरियंस होता है और वो प्रोजेक्ट जो है बड़ी कम रिक्वायरमेंट के अंदर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। सेमी डिटैच प्रोजेक्ट, मीडियम टीम विद मिक्स्ड एक्सपीरियंस वर्किंग विद अ मिक्स ऑफ द रिज एंड लेस देन रिज रिक्वायरमेंट। इससे क्या होता है कि जी आपकी मीडियम लेवल का जो टीम है वो इसके ऊपर काम करती है और मीडियम लेवल टीम जो है वो इसके अंदर एक्सपीरियंस अपना करती है और वो प्रोजेक्ट जो है वो छोटी सी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो अपना कवर कर चुके थे। Embedded project developed within a set of tight constraint. It is also a combination of organic and semi-detached project, hardware, software, operational resources, people, users, software engineer। ये हर तरह के लोग जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं ताकि embedded में क्या है कि हम लोग थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर जो हमारी अपनी कंपनी में तो नहीं होता लेकिन हम किसी और कंपनी से जो है वो उसको लेके जो है वो काम कर सकते हैं। जी यहाँ तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, सी यू सून।